नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। स्टार्ट करें पूरा। चलो सर, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सीए फाइनल की ये लास्ट अमेंडमेंट क्लास है। क्लास क्या, लास्ट पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि कोई पार्ट 1 घंटे का है, कोई 1.5 घंटे का है, ऐसे करके है। जीएसटी वाला डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम बात कर रहे हैं कस्टम लॉ की। तो मेरा ये मानना है कि ये वाला जो डिस्कशन है लगभग 1 घंटे के आसपास का होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, भगवान झूठ ना बुलाए। ये सभी बच्चों को देखना चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट। और ये सितंबर में आया था एंड तो ये सबको देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स और जो पीछे अपनी नोटिंग रही है, ये मैं कल अपनी वेबसाइट पर अपडेट करा दूंगा, फ्री रिसोर्सेज के अंदर इकट्ठे सारी की सारी नोटिंग। ठीक है। तो दरअसल ये एक छोटा चैप्टर है जो कि बदलता रहा है। कस्टम आईजीसीआरडी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स 2022, ये इसका अपडेटेड नाम है। पहले ये इसका नाम हुआ करता था कस्टम रूल्स IGCRD 2016। इवन अगर शुरू से बात करो तो सबसे पहले था ये 1996, उसके बाद ये हो गया 2016, फिर नया सेट इन्होंने लॉन्च किया। जीएसटी आया, फिर इन्होंने नया सेट लॉन्च किया। फिर 2021-22 में इन्होंने इसमें मेजर चेंजेस कर दिए और 2022 में ये नए लेकर आ गए। लेकिन यहां तक ये रूल्स एक मुखी थे, एक मुख वाले थे, एक मुंह वाले थे। लेकिन 2022 में अब डिजिट भी सारे दो 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 आ रहे हैं ना, तो इन 2022 ये दो मुख वाले हो गए हैं। रुद्राक्ष नहीं होता है एक मुख वाला, दो मुख वाला, इसके दो मुंह हो गए हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज। अब ये दूसरा मुंह क्या बोलता है, इसी के चक्कर में सारा यहां पर खेल हुआ है। तो मैं इसकी कुछ बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूं और मैं इस चैप्टर को थॉरली नए सिरे से ही पढ़ाकर चल रहा हूं आपको, पूरा चैप्टर। ठीक है। तो पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी। इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी किन किन व्यक्तियों पर आती है, किन किन इंपोर्टर्स पर आती है। तो हम जानते हैं पहली बात, जो एग्जम्पशंस होती हैं, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, इसको इश्यू करने की पावर दी हुई है सेक्शन नंबर 11 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर। जब हम उस सेक्शन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है एब्सोल्यूट एग्जम्पशन, यानी कि अनकंडीशनल। आज मेरा हैप्पी बर्थडे है और आज मैं बहुत खुश हूं, जाओ आपकी सारी फीस माफ, विदाउट एनी कंडीशन। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एग्जम्पशन। एक होती है कंडीशनल एग्जम्पशन। कंडीशनल एग्जम्पशन नाम से ही पता लग रहा है कि एग्जम्पशन तो दी जाएगी, बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंडीशन। हाँ, ये इसमें भी दो बात हो जाती है कि जो कंडीशन होती है, कभी कभी पहले कंडीशन पूरी कराते हैं, बाद में एग्जम्पशन देते हैं। कभी कभी पहले एग्जम्पशन दे दी जाती है, कंडीशन आप लेटर ऑन फुलफिल करते हैं। कंडीशन फुलफिल कर दी तो एग्जम्पशन आपकी हुई, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो एग्जम्पशन को विड्रॉ कर लिया जाता है। जो आपको दिया गया बेनिफिट इंटरेस्ट के साथ आपसे रिकवर कर लिया जाता है। दूसरी बात, जो आपकी कंडीशंस होती हैं यहां पर आकर, इन कंडीशंस को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूं। एक कंडीशन है एंड यूज से लिंक, कि ठीक है आप ये आर्टिकल इंपोर्ट कर रहे हो, अगर आप इस आर्टिकल का यूज पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगाते हो तो एग्जम्पशन है, या इस आर्टिकल से आप पर्टिकुलर सर्विस देते हो तो एग्जम्पशन है, या फिर आप इस आर्टिकल से को ट्रेड करते हो, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोविजन और ट्रेडिंग, आप इसकी ट्रेडिंग करते हो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को। जैसे मान लो
मिलिट्री के लिए सप्लाई कर दिया है या किसी और व्यक्ति के लिए सप्लाई कर दिया है, जो फर्दर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है या एंड यूज लेता है, व्हाटएवर, आप उसको ट्रेड करते हो। ट्रेडिंग में भी आपका रेसिपिएंट एक स्पेसिफाइड पर्सन है। तो दिस इज द एंड यूज, दिस कंडीशन लिंक्ड टू एंड यूज। तो अगर आप ये कंडीशन पूरी करते हो तो एग्जम्पशन आपकी, वरना नहीं रहेगी। और जो इस तरह की ये एग्जम्पशन होती है, इसमें इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि पहले यह तय होगा कि एग्जम्पशन दे दी जाए, एग्जम्पशन पहले दी जाएगी, और कॉन्सिक्वेंटली जो कंडीशन है दैट विल बी फुलफिल्ड लेटर ऑन। अगर कंडीशन फुलफिल कर दी तो एग्जम्पशन रिमेन अलाउड, और अगर गिवन कंडीशन पूरी नहीं कर पाए तो एग्जम्पशन इंटरेस्ट के साथ आपसे रिकवर कर ली जाएगी। तो लिखा है यहां पर अंडर सेक्शन 25 इश्यू की जाती है एब्सोल्यूट, ओके, कंडीशनल। कंडीशनल में दो बातें हो गई, कंडीशन ऑफ एंड यूज एंड अदर कंडीशंस। एंड यूज क्या हो सकता है, कह सकते कि ये वाली मैन्युफैक्चरिंग में लगाओगे तो एग्जम्पशन है, प्रोविजन ऑफ स्पेसिफाइड सर्विस में लगाओगे तो एग्जम्पशन है, स्पेसिफाइड यानी कि इसमें बोलते हैं ट्रेडिंग वाले पॉइंट से, अदरवाइज स्पेसिफाइड यूज करते हो एज सेल टू स्पेसिफाइड एंड यूजर, तो आपको एग्जम्पशन दे दी जाएगी। ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोविजन, ट्रेडिंग, दीज आर द स्पेसिफाइड एंड यूज, तो एग्जम्पशन आपको दी जाएगी। ठीक है जी। और इस इस सिचुएशन में आकर ही आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंडीशनल एग्जम्पशन आपको दे रहे हैं जो सबको अवेलेबल नहीं होता है। एक आग का दरिया पार करता है कंडीशन को फुलफिल करने के, अपने जिगर में आग रखता है, हम सिर्फ उसको एग्जम्पशन यहां पर दे रहे हैं। अगर कुछ दे रहे हैं तो कुछ लेंगे भी, आपके ऊपर कंट्रोल लेंगे, आपके ऊपर एक कवर बैठा के रखेंगे कि आपने उस कंडीशन को, उस एंड यूज को फुलफिल किया भी या नहीं किया है। इसी के लिए ये सेट ऑफ रूल्स अपना तैयार किया गया है, कंट्रोलिंग के लिए, चेक करने के लिए। अगर कर दिया है तो बल्ले बल्ले, और अगर आपने सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो विद इंटरेस्ट आपको वो वापस करना पड़ जाएगा। दूसरा, इसमें एक और काम किया जाता है कि यहां आपसे एक बॉन्ड लिया जाता है, और बॉन्ड की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि आप ड्यूटी एग्जम्पशन ले रहे हैं, ड्यूटी का बेनिफिट ले रहे हैं, ड्यूटी रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो टू द एक्सटेंट योर रिलैक्सेशन, इतने तक का आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए नॉर्मल ड्यूटी बनती है आपकी यहां पर, भगवान झूठ ना बुलाए, 16,000 की, ठीक है, लेकिन उसमें अब आपको कंसेशनल रेट के चलते पे करना पड़ रहा है जस्ट 4,000 रुपीज, तो आपको बेनिफिट कितना मिला, 12,000 रुपए का। तो दिस इज द डिफरेंशियल अमाउंट एंड यू विल हैव टू सबमिट अ कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड ऑफ रुपीज 12,000। कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड क्या है मैं बताता हूं। आपने 12,000 का एक बॉन्ड ऑनलाइन गए, उसकी डिटेल्स वगैरह फिलअप की और दे दिया, और फिजिकल जो बॉन्ड की कॉपी थी वो गवर्नमेंट को जाके आपने पकड़ा दी है। 12,000 का बॉन्ड ऑफिसर के पास में पहुंच गया है, अब पूरी 12,000 की लिमिट उनके पास में है। आपने गुड्स इंपोर्ट कर लिया है, जैसे ही गुड्स इंपोर्ट होगा तो गवर्नमेंट ने 12,000 की जो ड्यूटी लेनी बनती थी वो एग्जेम्प्ट की है, और उसके एवज में बॉन्ड रखा हुआ है। तो 12,000 का बॉन्ड था, 12,000 का बेनिफिट दिया, वो आपके बॉन्ड की वैल्यू को निल कर देंगे अपने सिस्टम के अंदर कि यू हैव यूटिलाइज योर बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा, अब 2 महीने 4 महीने बाद आपने कहा साहब कि जो शर्त आपने रखी थी वो शर्त मैंने पूरी कर दी है, एंड यूज मैंने कर दिया है, अब मेरे बॉन्ड को वापस कर दीजिए। अब आप बॉन्ड को वापस लेना चाहेंगे या फिर आप एक रेगुलर इंपोर्टर हैं लाइक दिस, तो जैसे ही आप गवर्नमेंट को बताएंगे कि जो कंडीशन आपने डाली थी वो मैंने फुलफिल कर दी है, तो आपके बॉन्ड के वैल्यू को वापस रिक्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि फिर वो वापस 12,000 दिखनी शुरू हो जाएगी। समझ में आ गई बात। जब इंपोर्ट किया, जब तक गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनी रहेगी 12,000 की, तब तक वो बॉन्ड के वैल्यू को डेबिट करके रखेंगे, और जैसे ही आपने एग्जम्पशन को अर्न कर लिया, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दिया, उस एंड यूज को फुलफिल कर दिया कि यस नाउ एग्जम्पशन पक्के तौर पर आपकी हुई, सो नाउ योर बॉन्ड वैल्यू विल बी रिक्रेडिट। इफ यू विश टू इंपोर्ट फर्दर,
तो जब फिर इंपोर्ट करोगे तो वहां से अब आपको अलग से बॉन्ड नहीं देना है, वही बॉन्ड में से आपकी वैल्यू को फिर से डेबिट किया जाएगा। तो इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड और रनिंग बॉन्ड। तो ऐसी वाली बात यहां पर करा दी जाती है। तो ऑन इंपोर्ट इसको डेबिट कर दिया जाएगा और स्पेसिफाइड यूज होते ही, कंडीशंस पूरी होते ही वापस इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा उतने अमाउंट से। यहां पर हर महीने आपसे स्टेटमेंट मांगा जाता है, तो हर महीने के हिसाब से जितना जितना आप बताते जाएंगे, भाई इतना पोर्शन मैंने 20% जो गुड्स था वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो 20% के इक्विवेलेंट आपके वैल्यू को रिक्रेडिट करते हुए चले जाएंगे। जितना जितना यूज करते चले जाओगे उतना उतना रिक्रेडिट होता चला जाएगा। ठीक साहब? यस सर। अब इसका जो दूसरा मुख है, दूसरा जो मुंह है, ये था इसका पहला मुख, मुख मतलब मुंह, माउथ, और ये है इसका दूसरा मुख जो कि इस बार लॉन्च किया गया है, इस बार ऐड किया गया है। प्रोहिबिशन नोटिफिकेशन। हमारे कई सारे गुड्स प्रोहिबिटेड गुड्स की कैटेगरी में आते हैं, हम सब जानते हैं। सेक्शन नंबर 11 के तहत यह पावर दी जाती है कि गवर्नमेंट किसी भी गुड्स को रोक सकते हैं, ठहरो ये शादी नहीं हो सकती है। इसमें दो बातें हो सकती है, एब्सोल्यूट मनाही है या कंडीशनल मनाही है। एब्सोल्यूट मनाही का मतलब नो मींस नो। पिंक मूवी देखिए कि चाहे वट एवर मे हैपन, नो मींस नो ही रहेगा, तो ये तो भाई भूल ही जाओ। लेकिन जो कंडीशनल प्रोहिबिशन होती है तो वहां पर एक कंडीशन दी जाती है कि इफ यू फिलफिल द गिवन कंडीशन देन यू कैन इंपोर्ट, देन द गुड्स विल नॉट बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स। ऐसे करके बोला जाता है, इधर है, इधर ऐसे करके बोला जाता है। तो ठीक है, तो यहां पर जो कंडीशंस डाली जाती हैं वो भी दो तरह की हो सकती हैं। नंबर एक कंडीशन आपकी हो सकती है एंड यूज बेस्ड, तो दैट इज इंपोर्ट में इंपोर्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन, और कंडीशन दो प्रकार की हो सकती हैं। मैं इसको थोड़ा और एलाबोरेट कर दूं ठीक से। एक हो सकती है आपकी यहां पर एंड यूज को लेकर, और एक हो सकती हैं आपकी अदर्स। तो जो अदर्स वाली कंडीशंस हैं उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, और एंड यूज वाली क्या हो सकती है कि ठीक है आप यूरेनियम इंपोर्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट कि आप इससे गवर्नमेंट के लिए एटम बम बनाएंगे। आप कोई और इस तरह का प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप ये प्रोडक्ट सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही सेल करेंगे या डिफेंस को ही सेल करेंगे। तो एंड यूज में तीनों तरह की बातें हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोविजन और ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग एटम बॉम्ब में लगाएंगे, वो हो सकती है। इससे एक पर्टिकुलर सर्विस ही प्रोवाइड कराएंगे, ये एंड यूज से लिंक हो सकती है। या फिर अदरवाइज आप ट्रेडिंग करेंगे किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, इंपोर्टर कुछ नहीं कर रहा, लिया इंपोर्ट किया एंड दे दिया किसी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को, से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया। गोला बारूद जनरली इंपोर्टेबल नहीं है, लेकिन एक एजेंसी है बीच में, अगर वो ये कमिट करती है कि हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं बट वी विल सप्लाइड इट टू द डिफेंस, तो इस कंडीशन के साथ वो उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर कोई ड्यूटी रिलैक्सेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहां पर प्रोहिबिशन की रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं। यहां पहले मुख में जो फर्स्ट मुख है इसमें दिया जाता है ड्यूटी रिलैक्स, ठीक है जी, और दूसरे में दिया जाता है प्रोहिबिशन रिलैक्स मालिक करके दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इज इट ओके? यस सर। तो जहां पर हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं सिर्फ उसी सर्कमस्टांसेस के अंदर इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी आती है। क्या इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी है एब्सोल्यूट में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्या यहां पर आएगी? नहीं आएगी, है ना। क्या इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी यहां पर आएगी? नहीं आएगी। सिर्फ और यहां पर आएगी? नहीं आएगी। इसमें और इस वाली पोजीशन में ही इन रूल्स को एप्लीकेबल कराया जाएगा। वन मोर इश्यू, यहां आप प्रोहिबिटेड गुड्स को जो कंडीशनली एक्सेसिबल थे उन्हें इंपोर्ट तो कर रहे हो, बट यू विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड कि हम आपकी बात पे भरोसा कैसे कर लें, बिकॉज द कंडीशन विल बी फुलफिल्ड एट लेटर स्टेज। सो एज ऑफ नाउ हाउ कैन बिलीव अपॉन यू। तो ऐसे में कहा गया कि ठीक है आप हमसे बॉन्ड ले लीजिए विद गारंटी। बॉन्ड की वैल्यू क्या रखी जाए?
पहले मुख में जहां ड्यूटी रिलैक्सेशन था तो जितना आपको ड्यूटी रिलैक्स मिला उतने का बॉन्ड ले लिया, लेकिन यहां पर ड्यूटी की तो बात ही नहीं हो रही है। तो रिलैक्स क्या किया जा रहा है, प्रोहिबिशन को रिलैक्स किया जा रहा है। तो उन्होंने एक काम किया कि यहां पर बॉन्ड की वैल्यू रखेंगे गुड्स की वैल्यू के बराबर, और वैल्यू का मतलब बेसिकली जो बॉन्ड वैल्यू ली जाएगी वो इज इक्वल टू असेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स, जो गुड्स की असेसेबल वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट वैल्यू का बॉन्ड यहां पे रखवाया जाएगा। तरीका वही होगा। मान लीजिए गुड्स की वैल्यू 10 लाख रुपए की है, आपने 10 लाख का गुड्स इंपोर्ट किया, तो जैसे इंपोर्ट करोगे आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो रिकवर नहीं करा। मतलब गवर्नमेंट ने सेफ्टी के तौर पे आपसे 10 लाख रुपए ले लिए, तो 10 लाख से आपका बॉन्ड डेबिट कर दिया जाएगा। एंड व्हेन यू हैव सप्लाइड टू दैट स्पेसिफाइड गाय, तो ऐसे वाले सिचुएशन में जब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, कंडीशन फुलफिल आपने कर दी, तो बॉन्ड को रिक्रिएट कर दिया जाएगा। नाउ यू कैन इंपोर्ट योर फर्दर लॉट, तो वही बॉन्ड आपका काम वहां पर कर जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो पहला मुख है वो तो पहले भी ऐसे ही था, आज भी वैसे ही है, लेकिन जो दूसरा मुख है उसमें यहां एक चेंजेस निकलकर सामने आए हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात और करी गई है इसमें। ट्रेडिंग एक्टिविटी वाला पॉइंट भी इसमें न्यूली ऐड किया गया है। जैसे ये था ना, ये वाला, ये भी अपना न्यूली ऐड किया गया है, तो इस एंगल से भी हमें बात को देख के चलना है। अब एक बात और समझिएगा, इंपोर्ट होने के बाद मेरे गुड्स को क्या बाहर की हवा लग सकती है? गुड्स के इंपोर्ट होने के बाद क्या मेरे गुड्स को बाहर की हवा लग सकती है? क्या वो बाहर घूमने के लिए जा सकता है? यस, जा सकता है। किन किन कामों के लिए? अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 तरह के प्रोसेस का यूज किया जाता है। जैसे फैब्रिक टू रेडीमेड गारमेंट बनाना है तो भाई कटिंग है, श्रिंक प्रूफिंग है, ब्लीचिंग है, मर्सराइज, बहुत सारी एक्टिविटी। यार्न टू फैब्रिक अगर हम बना रहे हैं तो लगभग 12 तरह की प्रोसेस होती हैं कि विविंग है, मर्सराइजिंग है, ब्लीचिंग है, श्रिंक प्रूफिंग है एंड ऑल। सो माइट बी पॉसिबल कि यार एक दो एक्टिविटी हम बाहर से कर रहे हैं, डाइंग की एक्टिविटी, मर्सराइजिंग की, ब्लीचिंग की, कोई एक दो एक्टिविटी बाहर से करा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमें अपना गुड्स एक जॉब वर्कर के पास भेजना पड़े। तो जो मुझसे बोला गया था कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में लगाएंगे, मैंने कहा ठीक है मैं लगा रहा हूं, लेकिन क्या टेम्परेली मैं अपना गुड जॉब वर्कर के पास इन बिटवीन भेज सकता हूं या नहीं? इसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन होना जरूरी है। तो कहा कि यस भेज सकते हो, बट सब्जेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या हो सकता है कि ठीक है जब भेजोगे तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, प्रॉपर आप उसके लाइक डिलीवरी चालान ई वे बिल वो बना के भेजोगे, एक टाइम लिमिट भी रखेंगे से 6 मंथ तक ये आपका लौट के आ जाना चाहिए, नहीं आया तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो इस प्रकार से कंट्रोल मैकेनिज्म वहां पे भी रखवाया जाएगा, बेटा ले तो जा लेकिन आने की भी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और कहां जा सकता है? कोई पर्टिकुलर प्रोसेस करवाने के लिए मैं मेरे गुड्स को जॉब वर्कर के पास भेज सकता हूं या फिर इन हाउस में भेज सकता हूं। इन हाउस का मतलब कि यहां पर मेरी 3 तरह की एक्टिविटीज यहां पर होती हैं, एंड वन ऑफ द डाइंग एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एट माय अनदर यूनिट, वो डिफरेंट यूनिट है मेरी। तो मैं आउटसोर्स बाहरी व्यक्ति के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मेरे ही दूसरे यूनिट के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अंजाम दूंगा, तो उस काम के लिए भी भेज सकते हैं। तो यहां पर भी लगभग वही प्रोसीजर अपनाया जाएगा जो जॉब वर्कर को भेजने के लिए हमने सारी कंडीशंस रखी, तो वो भी सेम कंडीशंस यहां पे अपनाई जाएंगे। ठीक है भाई, ले जाओ ट्रांसफर कर दो, लेकिन चलान होना चाहिए, ईबे बिल होना चाहिए, 6 महीने में लौट किया जाना चाहिए एंड सो ऑन। और तीसरा यह है कि जब मैं एक ट्रेडिंग एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं तो मैंने इंपोर्ट ही किया था किसी को देने के लिए, और वो बंदा उसका मैन्युफैक्चरिंग करे, एंड यूज करे, सर्विस व्हाटएवर, मुझे पता नहीं, गवर्नमेंट ने जो बोला मैं वैसे कर रहा हूं कि ठीक है आप इंपोर्ट कर सकते हो बट यू विल हैव टू सप्लाई टू अ पर्टिकुलर गाय। तो मैं उसे यहां पर दे दूंगा, प्रॉपर तरीके से इनवॉइसिंग होगी, ई वे बिल होगा, वगैरह वगैरह वो सब किया जाएगा। और ऐसे में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं तो पूरे डिटेल्स अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करूंगा, कब इंपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, किसको भेजा, क्या किया, मैं तो सारा कुछ करके ही चलूंगा, गवर्नमेंट को मंथली बेसिस पर इन्फॉर्म भी करूंगा। लेकिन इस बार गुड्स लौट के मेरे पास में नहीं आ रहा है, जस्ट लाइक कि जॉब वर्कर से आता था या मेरे दूसरी यूनिट से आता था, इस बार लौट के नहीं आएगा। अब यहां पर जो प्रैक्टिकली एंड यूज है, जो रियल एंड यूज है, मैंने तो मेरे एंड से फुलफिल कर दिया कि उसको दे दिया, लेकिन उसने वो वाला काम किया कि नहीं किया जिसके लिए इसको भेजा गया था। रेसिपिएंट जिसको दिया गया था, क्या उसने उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया या नहीं किया? तो इसके लिए वो भी गवर्नमेंट को सूचना देगा कि साहब मैं ये कर रहा हूं, और मुझे भी वो डेटा शेयर करेगा कि यस
आपको जिस आधार पर कस्टम डिपार्टमेंट से एग्जम्पशन मिली थी उस कंडीशंस को मैंने यहां फाइनली फुलफिल कर दिया है, वो डेटा शेयर करेगा। इस डेटा को मैं भी गवर्नमेंट के साथ शेयर करके चलूंगा, तो मेरी एग्जम्पशन फाइनली सेफ यहां पर रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि गुड्स इंपोर्ट होने के बाद उसको बाहर की हवा 3 जगहों पे लग सकती है, 2 जगहों पर जाएगा और आएगा, लेकिन यहां पर जो एंड यूजर के पास में गया है, किसी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट के पास में गया है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गया है, तो ये फिर लौट के मेरे पास में नहीं आएगा। यहां पर आकर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर कौन रहेगा? तो पहले 2 केसेस के अंदर जहां पर कि मैं ही मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहा हूं या सर्विसेज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वैसे वाले केस के अंदर तो जहां पर जो मेरे एरिया का, जिस एरिया में मेरा प्रीमिसेस है, वो मेरा जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर कंसीडर किया जाएगा। राइट है जी। दूसरा केस कि जहां पर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रेड कर रहा हूं, जिसे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए बताया है कि अगर आप इसे डिफेंस को सप्लाई करते हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। वैसे वाले केस के अंदर चूंकि मेरा तो अपना प्रोमाइसिस का कोई लेना देना है ही नहीं, हो सकता है कि मैं डायरेक्ट ही पोर्ट से उठाऊं और वहां पर भेज दूं, पोर्ट से उठाऊं डायरेक्ट उसे वहां पर भेज दूं मैं, है ना। तो मेरा तो कोई प्रोमाइस है नहीं जहां पर मैं कोई पर्टिकुलर प्रोसेस कर रहा हूं या जहां सर्विस दे रहा हूं। तो ऐसे में बोला गया कि इस बंदे ने जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया होगा तो उसमें अपना एड्रेस क्या दिखा रखा है, उस एड्रेस में जो एरिया ऑफिसर है उसको यहां पर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर कंसिडर किया जाएगा। वो वाली बात भी मैंने यहां पे आपकी लिख दी है ऐसे करके मेरे बच्चा, कि जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर पहले 2 केस में आपका यहां पर ये अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस देते हैं तो ये होगा, और अगर आप ट्रेडिंग वाली एक्टिविटी में आ रहे हैं तो वहां पर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर इसको कंसिडर किया जाएगा। इज इट ओके? अच्छा, एक और बात बताऊं आपको मैं कि ठीक है मेरे पास गुड्स आ गया है, अब इसकी भी तो टाइम लिमिट होनी चाहिए यार। कब तक मैं मेरी कंडीशन को पूरा करूंगा? 1 साल, 2 साल, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 साल, 20 साल, गवर्नमेंट कब तक वेट करेगी कि आपने कंडीशन पूरी करी है कि नहीं करी है? तो टाइम लिमिट के लिए 2 बातें हो सकती हैं। नंबर 1, या तो उस पर्टिकुलर एग्जामिशन नोटिफिकेशन दैट हैज बीन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, या तो उसमें लिखा हुआ हो कि भाई आपको एंड यूज किया कि नहीं किया, दिस इज योर फाइनल टाइम। और अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने आ रहा हूं भाई साहब, 6 महीने की लिमिट रखी गई है। इवन दो इसमें इस बार बोला गया कि 3 महीने का एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा डिजर्विंग सिचुएशंस के अंदर। तो आपको इतने समय के अंदर फाइनली रिपोर्ट देनी है कि हुआ क्या। अगर आपने यूज कर लिया, ओके, एग्जम्पशन अब तुम्हारी हुई, जैसे 7 फेरे पड़ गए हों। अगर आपने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है या फाइनली यूज नहीं कर पाए हो, तो फिर आपसे जितना भी प्रोपोर्शनेट बेनिफिट था वो इंटरेस्ट के साथ रिकवर किया जाएगा। एंड अगर आपके पास अभी ना डिस्ट्रॉय हुआ है और ना ही यूज कर पाए हो, पड़ा है आपके पास में, तो भाई साहब इसका निस्तारण करो, इसका निपटारा करो। या तो होम कंजम्पशन के लिए निकालो या फिर वापस एक्सपोर्ट करो। होम कंजम्पशन के लिए निकालोगे तो नॉट यूज फॉर ऑब्वियस सी बात है स्पेसिफाइड पर्पस, यू विल हैव टू पे प्रोपोर्शनेट कंसेशन विद इंटरेस्ट। और अगर आप इसे यहां से यू टर्न देते हो, वापस करते हो, क्योंकि आप यूज करने लायक ही नहीं बचे ना, इतना समय दिया आपको, यूज ही नहीं कर पाया, तो वापस करिए। तो वापस करने में क्या होगा, ट्रांजैक्शन फेल हो गई, इंपोर्ट किया कंसेशन पे, फिर वापस हो गया, तो यहां ड्यूटी तो आपसे चार्ज होगी नहीं, क्योंकि डेस्टिनेशन अब इसका इंडिया के बाहर चला गया है। रेदर जो ड्यूटी आपने 4000 की पे की थी, वो ड्यूटी फुल या प्रोपोर्शनेट एज द केस में भी, वो आपको यहां पर रिफंड कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 26 कैपिटल ए और अंडर सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 एज द केस में बी। 74(1) में ड्यूटी ड्रॉबैक आता है, 98% का रिफंड दिया जाता है। 26(a) की अगर कुछ कंडीशंस हैं उनको पूरा करते हो तो फिर आपको 100% का रिफंड दे दिया जाता है। ऐसी वाली बात मालिक यहां पर आ रही हैं। और हां, जब आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करते हो तो यार फॉरेन करेंसी का नुकसान मत करना। $1000 में इंपोर्ट किया था तो कम से कम $1000 में आपका एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो ही हम ठीक समझेंगे, वरना फिर दिक्कत वाला मामला है। ऐसे करके यहां पर एक बैकग्राउंड संबंधी मैंने आपको पॉइंट बताए कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो
ये पुराना ही अपना एग्जाम्पल है कि हमने क्रूड विटामिन इंपोर्ट किए हैं और कंसेशनल ड्यूटी के रेट पर, और उससे हम एनिमल फीड बनाते हैं तो हमें यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है। एक चार्ट है जिसके माध्यम से मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने कुछ नोट्स डाले हुए हैं। देयर इज एन एग्जम्पशन इशूड बाय द गवर्नमेंट इफ एनी पर्सन यूज विटामिन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनिमल फीड्स, तो इंपोर्ट ड्यूटी का रेट 16 की बजाय 4% कर दिया जाएगा। लाख रुपए की वैल्यू का गुड्स से स्टैंडर्ड ड्यूटी 16,000 की बनती है, 4,000 पे कर दोगे, 12,000 आपका बेनिफिट कंसेशन यहां पर बन जाता है। ऐसे में बॉन्ड आपको 12,000 का बनना पड़ेगा। अगर आपने विटामिन्स को किसी वजह से एनिमल फीड में यूज नहीं किया, देन यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन योर प्रपोर्शनेट बेनिफिट। और अगर आप एक्सपोर्ट कर देते हैं वापस, तो वैसे वाले केस में जो ड्यूटी आपने भरी थी वो आपको वापस मिल जाएगी अंडर सेक्शन 26 कैपिटल ए और सेक्शन 74 सब सेक्शन 1। लेकिन नुकसान मत करना यार। Provided that the value of such goods for re-export shall not be less than the value of said goods at the time of importation। फॉरेक्स का लॉस हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा जी, क्या करेंगे जब ऐसी नोटिफिकेशन होती है? तो यहां पर आकर सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ता है कि आपको गवर्नमेंट को एक प्रायर इंफॉर्मेशन देनी होती है। प्रायर मतलब इंपोर्ट करने से पहले। गवर्नमेंट का जो पोर्टल है icegate.gov.in पर आप जाएंगे और वहां पर जाकर आप फॉर्म फिल करेंगे IGCR1 करके। वहां अपने इंपोर्ट के संबंध में सारी बातें आप बताएंगे। क्या कि देखो सबसे पहले ये कि मैं कौन सी वाली नोटिफिकेशन के तहत अपना ये बेनिफिट क्लेम करने जा रहा हूं, उसकी डिटेल मांगेंगे। मैं कौन हूं, मैं कहां से इंपोर्ट कर रहा हूं, मैं क्या इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट करने के बाद मैं उसका क्या करूंगा। लॉजिकल बोल रहा हूं, अभी तो मैं देखा भी नहीं वहां से। क्या करूंगा, क्या मैं उसे किसी जॉब वर्कर के पास भेजूंगा, तो जॉब वर्कर की डिटेल चाहिए। क्या मैं उसे अपनी दूसरी यूनिट में भेजूंगा, मुझे उसकी डिटेल चाहिए। क्या मैं इसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए उस व्यक्ति को जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा उसको दूंगा, तो उसकी डिटेल चाहिए। मतलब जितना भी आपके माइंड में डेटा है सब दे दीजिए। सर अगर मान लीजिए कि पहले से नहीं पता कि जॉब वर्कर के पास में भी जाना है, तो यहां जॉब वर्कर का कॉलम मैंने फ्री छोड़ दिया, भाई मैंने नहीं भेजना जॉब वर्कर के पास में। बट लेटर ऑन ऐसी स्टेज बनती है कि मुझे जॉब वर्कर के पास भेजना पड़ जाता है, तो क्या यह वापस अमेंडमेंट हो जाएगी इस फॉर्म के अंदर, IGCR के अंदर? यस, यहां पर आपकी अमेंडमेंट पॉसिबल है। लेटर ऑन कोई भी डेटा में चेंज आता तो यू कैन अमेंड इट। कौन से पोर्ट पर आपका माल आ रहा है, कितना बेनिफिट क्लेम करने के लिए जा रहे हैं, तो सारी डिटेल्स आपको यहां पर देनी पड़ेंगी, जो इस समय आपके पास में डेटा रेडी है, ताकि अधिकारी को सारा खेल समझ में आ जाए। कहते हैं वन टाइम इंफॉर्मेशन आप यहां पर देकर चलेंगे IGCR1 टू द पोर्टल आफ्टर एक्सेप्टेंस, और जैसे वहां पे एक्सेप्टेंस आएगी तो आपके लिए ये लिखा ना INN नहीं है, ये है आपका IIN, जैसे है ना आपके IIM होता है, IIT होता है, ऐसे IIN है। ये क्या है? पहले आई का मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, एंड दूसरा आई है यहां पर आपका आइडेंटिफिकेशन, और एन का मतलब नंबर, IIN। ठीक है जी, तो IIN एक जनरेट कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू ऑफ गुड्स, बॉन्ड एग्जीक्यूशन एंड ओरिजिन, पोर्ट, डेस्टिनेशन क्या है, MCP क्या है, एंड यूज क्या है, क्वांटिटी कितनी है, और जॉब वर्कर पर जाएगा नहीं जाएगा, इंटर यूनिट में जाएगा नहीं जाएगा, क्या है कैसे है, और जो रेसिपिएंट जिसके लिए आपने जो भी डेटा आपके ऊपर एप्लीकेबल होता हो वैसी वाली बात आप करके चलेंगे, और ये इंफॉर्मेशन आपकी लेटेस्ट स्टेज पर जाकर अमेंड भी कराई जा सकती है। तो आपने अपने मन की पूरी भड़ास उनको सौंप दी, प्रायर इंफॉर्मेशन दे दी है, और साथ में आपको यहां एक बॉन्ड भी देना पड़ता है। बॉन्ड की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी? अगर आप क्या चाह रहे हैं, अगर आप ड्यूटी रिलैक्स चाह रहे हैं तो आपकी बॉन्ड की जो वैल्यू होगी, आपका ड्यूटी रिलैक्स चाह रहे हैं तो जो भी डिफरेंशियल आपकी ड्यूटी है, जितना आप सेव करना चाह रहे हैं उतने के बराबर जाएगा। और अगर आप प्रोहिबिशन रिलैक्स चाह रहे हैं तो वैसे वाले केस के अंदर आपकी जो असेसिबल वैल्यू ऑफ गुड्स है उसके इक्विवेलेंट आपको यहां पर बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है भूरा? हाँ सर जी। अब आइए स्टेज नंबर बी पर। यहां आकर आप अपने गुड्स को इंडिया के बाहर से सेक्शन 29, 30, 31 करते हुए आपने इंपोर्ट कर लिया। आपका गुड्स मुंबई कस्टम पोर्ट, MCP मतलब मुंबई कस्टम पोर्ट पर आ चुका है।
अब आप उसे छुड़ाने के लिए बिल ऑफ एंट्री अपनी फाइल करेंगे। तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय आप अपना ये नंबर जरूर दीजिएगा, IIN, कि भाई साहब मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, दिस इज माई IIN, आप चेक कर सकते हैं उसको। एंड साथ में बॉन्ड की डिटेल भी आप वहां पर देंगे। और जैसे आपका इंपोर्ट हुआ, आपका जो बॉन्ड है उसको इक्विवेलेंट अमाउंट से डेबिट कर दिया जाएगा, बिकॉज अब आप बंध गए हैं उतने अमाउंट के लिए। क्योंकि अगर आपने वादा पूरा नहीं किया और पेमेंट भी नहीं किया जितना आपका बनता था देना, तो बॉन्ड की वैल्यू को रियलाइज कर लिया जाएगा along with अदर डॉक्यूमेंट। और आपने यहां पर 4,000 की ड्यूटी का पेमेंट कर दिया। मैंने जो अपना बेस रखा है वो लिया है, जैसे हम ड्यूटी रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, अगर बात प्रोहिबिशन वाले की, तो अकॉर्डिंगली वहां पर बॉन्ड की वैल्यू एंड ऑल वो सारा मोटेटिस मोटेंडिस यही चीज अप्लाई करा दी जाएगी। ओके सर जी, ये सी स्टेज पर आकर आपको यहां पर बेनिफिट मिल गया है और आप अपने घर आ गए हैं। बोलो बल्ले बल्ले। ठीक है सर जी, घर आने पर क्या होगा? ठहरो, पहले चेक कर लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आपकी क्वांटिटी थी, कितनी थी, 100 यूनिट जो आप लेकर आए थे, कहीं इसमें कुछ कम तो नहीं आई हैं? क्योंकि मान लीजिए 90 आई हैं और आपने पूरी शिद्दत के साथ 90 को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया, एंड जब आप मंथली फ्रीक्वेंसी पर उनको स्टेटमेंट दोगे तो उसमें मैक्स टू मैक्स 90 यूनिट का डेटा जा रहा होगा, तो अधिकारी आपके ऊपर लांछन लगा देगा कि आपने 10 यूनिट को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज ही नहीं किया है, तो वह आपसे 10 के संबंध में प्रोपोर्शनेट रिकवरी कर लेगा। तो इसलिए सबसे पहले काउंटिंग कर लीजिए कि आपके पास सारा मटेरियल उतनी ही क्वांटिटी में आया है या नहीं आया। अगर कुछ शॉर्ट रिसीट हुई है या नॉन रिसीट है, तो वैसे वाले केस के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है IGCR2 करके। इन केस ऑफ नॉन या शॉर्ट रिसीट, इमीडिएटली पोर्टल पर बता दीजिए भाई साहब ये सीन है, चाहो तो आकर देख लीजिए। आपको चूंकि हर महीने स्टेटमेंट देना पड़ता है, और जो स्टेटमेंट्स बनते हैं या जो रिटर्न बनती है आपकी, वो बनती है रिकॉर्ड से। रिकॉर्ड्स की झलक होती है रिटर्न, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कितना आया, कितना शॉर्ट हुआ अगर है तो, कितना कहां गया, कितना एंड्यूज में गया, कितना मर गया, कितने को हायर लग गए, जो हुआ वो पूरी रिकॉर्ड्स मेंटेन कीजिए। और फिर हर महीने की 10 तारीख को आप उनको अपडेट कर दीजिए। जैसे से आप बताते जाएंगे कि हर महीने के हिसाब से कि मैंने साहब इतना यहां पर मैंने 20% मटेरियल अपना यूज कर लिया स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, तो आपने बॉन्ड दिया था 12,000 का, 12,000 का बॉन्ड दिया था ना, वो डेबिट हो चुका था पूरा पैसा। 20% टारगेट आपने पूरा कर लिया है, यानी कि 2,400 का, तो आपके बॉन्ड की जो वैल्यू है उसको 2,400 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि अब आप कोई और इन बिटवीन गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं तो 2,400 तक का आपका बॉन्ड ऑलरेडी उनके पास में जमा दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ गई बात? ऐसे करके है। उसके बाद स्टेटमेंट फाइल करेंगे आप IGCR3 के अंदर अगले महीने की 10 तारीख को। तो ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। तो रनिंग चीज चल रही है, गवर्नमेंट को भी पता लग रहा है कि चल क्या रहा है। बात सीधी सी ये है कि आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन देंगे तो निश्चित तौर पर आपसे कुछ ना कुछ तो कंट्रोलिंग सिस्टम मैकेनिज्म आपके लिए बना के चलेंगे। देन यू विल हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म। इज इट ओके? यस सर जी। एंड यहां तक हमारी बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहां से अपने इस गुड्स को जॉब वर्कर के लिए भेजना चाहूं या इंटर यूनिट भेजना चाहूं, तो उसके लिए क्या है, क्योंकि 3 जगह के लिए हवा लग सकती है गुड्स को जो मैंने इंपोर्ट किया है, जॉब वर्कर के लिए, मेरी दूसरे यूनिट के लिए, और तीसरा ट्रेडिंग पर्पस के लिए। ट्रेडिंग पर्पस में लौट के नहीं आएगा, यहां से मेरा गुड्स लौट कर आता है। तो इन दोनों के लिए तो बिल्कुल एक ही जैसा मैटर है, एक ही जैसा तरीका है। क्या बोलते हैं, जॉब वर्कर के पास भेजूंगा तो मैं इंपोर्टर्स एंड गुड्स टू जॉब वर्कर अंडर एन इनवॉइस और ई वे बिल। वैसे यहां पर लॉ में लिखा इनवॉइस, बट इनवॉइस नहीं होना चाहिए। वी नो वेरी वेल दैट हम गुड्स बेच नहीं रहे हैं, भेज रहे हैं। इनवॉइस से ओनरशिप शिफ्ट हो जाती है, लेकिन हम ओनरशिप शिफ्ट नहीं कर रहे हैं यहां पर। सो हियर इट शुड बी रेड एज डिलीवरी चालान। जीएसटी में भी हमने ये देखा है। Importer shall maintain the record of goods sent to job worker during the month and show it in the monthly statement। बताएगा भैया इतना गुड्स मेरा जॉब वर्कर के पास में टेम्परेली गया हुआ है। जॉब वर्कर भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ताकि क्रॉस चेकिंग की जा सके कि कितना आया, कितना कंज्यूम किया, कितना वेस्ट चली गई, और ऑन डिमांड वो अधिकारी को ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को प्रोवाइड करा के चलेगा डिटेल। 6 महीने का समय दिया जाता है फाइनली
एंड काम खत्म होने के बाद जॉब वर्कर जहां कहेगा मेरे इशारे पर वहां पर इस गुड्स को भेज देगा। हो सकता है कि मैं मेरे गुड्स को यहां से वापस मंगा लूं, या हो सकता है कि मैं एक जॉब वर्कर से अगले जॉब वर्कर के पास भिजवाना चाह रहा हूं कि एक प्रोसेस यहां हो गई, अगली प्रोसेस अगले जॉब वर्कर के पास में जाके होगी। तो जैसे मैं बोलूंगा वो वैसे यहां पे करके चलेगा। और अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई, कोई चीटिंग हुई, तो लट किस पे पड़ेगा भाई साहब? जॉब वर्कर पे या इंपोर्टर पे? इंपोर्टर पे पड़ेगा, क्योंकि बेनिफिट उसको दिया गया है, बॉन्ड उसका है, हाथ उसका दबा हुआ है, तो आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, अपने रिस्क पर आगे भेज रहा है। अगर कोई भी चीटिंग हुई तो जॉब वर्कर को छोड़ो, लट पड़ेगा इंपोर्टर पे आगे, सीधी बात और नो बकवास। ठीक है जी। और लट में क्या है, रिकवरी की जाएगी। एंड यहां जो भी आपसे प्रपोर्शनेट जो रिलैक्सेशन बनता था, जो इंपोर्ट ड्यूटी बनती थी, वो आपसे रिकवर की जाएगी। साथ में आपसे ब्याज भी लिया जाएगा, और साथ में फिर यहाँ पर एक पेनल्टी का क्लॉज भी आता है जो कि अप टू 2 लाख तक की हो सकती है, ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। अप टू ₹2 लाख यहाँ पर ये हो सकती है पेनल्टी आपके। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं भेजता हूं मेरी दूसरी यूनिट को, तो अबव प्रोसीजर को मुटेटिस मुटेंडिस, मतलब वही जहां जॉब वर्कर है वहां अनदर यूनिट ऑफ द सेम असेसी, ऐसे लिख दिया जाएगा। मुटेटिस मुटेंडिस इसको अप्लाई करा दिया जाएगा। ये नीचे के शब्द कुछ नहीं है, इनको हटा देना आप। ठीक है, वही प्रोसीजर अप्लाई कर दिया जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो, हाँ हाँ सर जी। और सर अगर हम मान लीजिए ऐसा करते हैं कि दे रहे हैं कि जैसे मान के चलिए ये मेरा यहाँ पर यूएसए है। ओके सर जी, क्योंकि हवा 3 जगह के लिए लग सकती है। नंबर 1, ये नंबर 2 आ गया बाहर की हवा, ये है बाहर की हवा लगना। ठीक है जी, ओके 1 2, और ये है अपना नंबर 3 पर आकर। नंबर 3 पर आकर ये कह रहा है कि यहाँ पर ये अमेरिका है, और यहाँ से हमने इंडिया में इम्पोर्टर ने अपना ये गुड्स इंपोर्ट किया है, और ये इसे सप्लाई करना था, मान लीजिए डिफेंस को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ से सप्लाई करना था, या किसी मान लीजिए और बंदे को यहाँ से सप्लाई करना था, जो कि इसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, जो इसे फर्दर यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा, ऐसे करके मालिक। ठीक है, कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को सप्लाई करते हो जो उसे फर्दर एक्सपोर्ट करेगा, तो हम आपको यहाँ ड्यूटी का पूरा पूरा रिलैक्सेशन दे देते, तो इंपोर्ट ड्यूटी की बात नहीं हुई। तो ये गवर्नमेंट को इन्फो करेगा किस बारे में, कि कितना इसने इंपोर्ट किया था, कितना इसने आगे डिस्पैच कर दिया है, कब डिस्पैच किया है, उसका इनवॉइस, यहां डिलीवरी चलाना, यहां इनवॉइस ही आएगा, इनवॉइस, ई वे बिल की डिटेल एटसेट्रा एंड ऑल। यानी कि यहां ये इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन जितनी भी हैं आने जाने की, ये आया और ये यहां से गया, आने जाने की दोनों इंफॉर्मेशन देके चलेंगे। लेकिन जो कंडीशन थी वो ये कि सामने वाला व्यक्ति उसे एक्सपोर्ट करेगा, तो हम आपको ये रिलैक्सेशन दे रहे हैं। एंड यूज इसके हाथों में था, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये एंड यूज का डेटा गवर्नमेंट को भी शेयर करेगा, और साथ में ये डेटा इसको भी शेयर करके चलेगा। इसको आकर के ले भैया तू बता दे, ये प्रूफ पकड़, ये तू बता देना कि भाई ऐसे ऐसे करके है, और इसको शेयर कर दिया। एंड देन ये व्यक्ति ये डेटा गवर्नमेंट को शेयर करके चलेगा, अपने ऑफिसर को शेयर करके चलेगा। लीजिए साहब, आपने बोला था, आपने इस शर्त पर मुझे एग्जम्पशन दी थी कि आगे वाला बंदा एक्सपोर्ट करेगा तो ड्यूटी एग्जम्पशन है, वहां से मेरे पास खबर आ गई है, उसने एक्सपोर्ट कर दिया है, तो लीजिए साहब अब एग्जम्पशन फाइनल तौर पर मेरी हो गई है, वैसे करके। तो ये 3 तरह की हवास को बाहर लग सकती थी, वो हमने यहां पर देखा है। अब आइए मैं कुछ बातों की और डिस्कशन यहाँ पे करके चलता हूं। डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में एक्ट का मतलब क्या बताया गया है। एक्ट का मतलब कस्टम एक्ट 1962 है। कैपिटल गुड्स का मतलब जिसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैपिटलाइज करते हो, जैसे जीएसटी में डेफिनेशन, वैसे ही डेफिनेशन यहाँ दी गई है। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का मतलब वही जो सेक्शन 25 में इशू की जाती है। इंफॉर्मेशन का जो आपने इनिशियली प्रायर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी थी उसकी बात कर रहे हैं। स्पेसिफाइड एंड यूज शब्द यहां पर निकल के आएगा, तो उसमें है आपका मीन्स डीलिंग विद द गुड्स इंपोर्टेड इन मैनर स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एंड इंक्लूड सप्लाई ऑफ इंटेंडेड पर्सन। यानी कि तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे एक होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करो, आप सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल करके चलो, या आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करके चलो, तो वहां पर यह है कि सामने वाले व्यक्ति को ऊपर ऑब्लिगेशन डाला है कि वो अगर इस तरह से इसका यूज करके चलता है तो हम बात करके चलेंगे।
इंपोर्टर है और इसने गुड्स इंपोर्ट किया है, ये अपना इनपुट भी इंपोर्ट कर सकता है और कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट कर सकता है, लेकिन और यहां पर इसे ड्यूटी बेनिफिट मिल जाएगा सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आगे एंड यूज वाली बातों को पूरा करके चले, ठीक है जी। लेकिन यहां ये इसके लिए भी कर सकता है, इसके लिए भी कर सकता है ना, और सर्विस प्रोवाइडर, और इसमें तीसरा पैर और आ जाता है कि वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज कर सकता है। तो 1, 2 और 3 कामों के लिए। लेकिन सर्विस प्रोविजन में आफ्टर सेल सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कुछ नई चीज जन्म नहीं ले रही है, एक रिस्ट्रिक्शन। और जो बाहर की हवा लगाने की बात कर रहे थे, तो जॉब वर्कर एक थर्ड पार्टी की तरह होता है। तो जो सेंसिटिव नेचर के गुड्स होते हैं, जो ज्वेलरी सेक्टर में की हम बात करके चल रहे होते हैं, तो वहां पर आप जॉब वर्कर को उसे सेंड नहीं कर सकते हो। इसका जॉब वर्क, जैसे मान लीजिए मैंने गोल्ड इंपोर्ट किया है, आई एम ए ज्वेलर, तो मैं उस पर ज्वेलरी बनाऊंगा, तो चूंकि सेंसिटिव गुड्स है, कंट्रोल करना भारी मुश्किल काम है और बड़ा प्रेशियस मेटल होता है, तो ऐसे वाले केस के अंदर इट इज नॉट अलाउड फॉर जॉब वर्क, आप इसे बाहर नहीं भेज सकते हैं, वैसी वाली बात बोलती जाती है, ठीक है जी। सर अपने दूसरी यूनिट में भेज सकते हैं, हाँ भेज सकते हैं, लेकिन आप थर्ड पार्टी को नहीं भेज सकते, तो वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है। ये पहले भी ऐसी था, आज भी ऐसे ही है। मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रोसेस होती है। मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस का नाम है, लेकिन हर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होती है। जैसे कि गोल्ड, सोना, सोना पीला होता है, लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस का नाम है, बट एवरी प्रोसेस डज नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। वी विल हैव टू चेक कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस जो रिजल्टेंट गुड्स है, क्या वो एक नई कमोडिटी सामने निकल कर आ रही है। नई का मतलब क्या, उसका कोई नया नाम, नया यूज निकल के सामने आ रहा है। हाँ, अगर उसका नया यूज निकल के आ रहा है, नया नाम आए, तो ये एक कंक्लूसिव टेस्ट नहीं होता, नया यूज आना चाहिए। नया यूज का मतलब विच इट डिड नॉट बेयर अर्लियर, जो पहले संभव नहीं था। जैसे कि फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग की प्रोसेस अप्लाई कर दी है और वो रेडीमेड गारमेंट यानी कि शर्ट बन जाता है। शर्ट को मैं पहनकर आ सकता हूं, तो शर्ट के पास ये यूज आ गया जो फैब्रिक के पास में नहीं था, फैब्रिक को लपेट कर नहीं आ सकता था, वैसे करके। दूध से दही बना दी है, प्रोसेस लगाई है। दही से हम क्या बना सकते हैं? कढ़ी बना सकते हैं, जो कि दूध से पॉसिबल नहीं होती है। तो एक ऐसा नया यूज आना चाहिए, जब ये रॉ मटेरियल फॉर्म में था उस समय पॉसिबल नहीं था वो यूज, ऐसा नया यूज आता है तो प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोल दिया जाता है। तो प्रोसेस लगे, नया यूज आए, then the process will be called a manufacturing process। आगे बता दिया, अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल किया तो ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो समय दिया जाता है आपको 6+3 मंथ का। मिसयूज वगैरह कर दिया तो एस्थेसी हो जाएगी, प्रपोर्शनेट अमाउंट पे करना पड़ेगा। इंडिया में भेजी तो ये भी करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कर दिया, वापस चला गया है गुड्स, तो वैसे वाले केस के अंदर फिर क्या होगा, आपको प्रपोर्शनेट जो अमाउंट आपका बनता है वो आपको यहां पर एक्सपोर्ट किया है तो जो ड्यूटी आप भर के आए थे ना, उसका भी आपको रिफंड दे दिया जाएगा, ना कि आपको अपनी पॉकेट से कुछ पे करना पड़ेगा। इज इट ओके? यस सर। तो जैसे यहां पर आपने इंपोर्ट किए विटामिन एंड इंपोर्ट ड्यूटी 4000 की पे कर दी, आपका डिफेक्टिव या सरप्लस गुड्स यहां पर निकल कर आ गया था। इन सच केस नो नीड टू पे डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ 12,000 विद इंटरेस्ट, आपको ये पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेदर ही इज एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड बिकॉज इस केस के अंदर गुड्स का डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है। समझ में आ गई बात? देखिए भाई मेरी बात सुनो, ये यहां का प्रेमिसेस है, आप लेकर आए थे, तो यहां से अगर आपका ये डिस्ट्रॉय हो गया तो पे करना पड़ेगा, होम कंजम्पशन निकाल दे तो पे करना पड़ेगा, लेकिन यहां से यू टर्न दे दिया जहां से आया था तो डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है, तो ऐसे वाले केस के अंदर जो ड्यूटी भर के आए थे वो उल्टा और आपको वापस मिल जाएगी अंडर सेक्शन 74(1) में, या फिर आपकी सेक्शन 26A के अंदर। ऐसे करके मालिक यहां पर बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 1000 किलोग्राम इंपोर्ट किया है 1/1/2020 को, ड्यूटी का रेट ये था, कंसेशन के बाद ये था, वैल्यू ये थी, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी 16,000 की यहाँ पर ड्यूटी बनती थी, जिसमें से आपने 4,000 का पेमेंट कर दिया, तो आपने जो रिलैक्सेशन हासिल किया है वो 12,000 का यहाँ पर किया है। एम आई राइट? यस सर। तो उसके बाद में आपने 90% का यूज़ कर लिया इंटेंडेड पर्पस के लिए, 5% को रीएक्सपोर्ट कर दिया, और बाकी 5% आपका लोकल सेल और डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होगा, बिकॉज आप इंटेंडेड पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसको आपने दे दिया यू टर्न, तो यू टर्न में सारा यू टर्न ही होगा भाई साहब, ठीक है जी। एंड
तो जो 900 kg है उसमें तो ओके, जो आपका बेनिफिट बनता था वो आपके पास में रहेगा, एग्जम्पशन रिमेन अलाउड। जो आपने 5% री-एक्सपोर्ट कर दिया है उसका क्या जी? तो री-एक्सपोर्ट करने पर तो डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर चला गया, तो आपकी ड्यूटी लायबिलिटी जीरो होनी चाहिए, बट आप ऑलरेडी अमाउंट पे कर चुके हो। तो इसमें जो आप पे करके आए थे 4,000 रुपये, उसका 5% निकाला, 200 रुपये आया। अगर सेक्शन 26 एक ही शर्तों को पूरा करते हो तो आपको 200 रुपये का रिफंड मिलेगा, अदरवाइज सेक्शन 74(1) के तहत आपको 196 रुपये का रिफंड दे दिया जाएगा। जो 5% आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपका टोटल कंसेशन बनता था 12,000 का, 12,000 का 5% हो जाता 600 रुपये। ये आपको ब्याज के साथ पे करना पड़ेगा। ब्याज कहाँ से लगेगा? जिस दिन आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की थी, यानी कि डेट ऑफ इंपोर्ट, इसका मतलब होता है जिस दिन आपका क्लियरेंस ऑर्डर बना था अंडर सेक्शन 47, तो वो आपका था सर जी यहाँ पर आकर इंपोर्ट किया था 1/1/2020 को। तो 1/1/2020 से लेकर मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी जो पेमेंट की डेट 10/4/2020 करके है, तो वैसे वाले केस के अंदर आपका ये इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा, राउंड ऑफ करूंगा 25 रुपये आएगा, 625 रुपये आपको यहां पर देने पड़ जाएंगे। करेक्ट? यस सर। उसके बाद आगे क्या है? आगे बोलते हैं यहां पर आकर कैपिटल गुड्स के संबंध में। यहां पर इनपुट की तरह कैपिटल गुड्स भी आपका हो सकता है। तो आपने अगर इंडिया के बाहर से कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया है कंसेशनल रेट के तहत आकर, तो और आपने पूरा उसे इंटेंडेड पर्पस के लिए फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया है जो आपके लिए बोला गया था, तो वैसे वाले केस के अंदर फिर आपको प्रपोर्शनेट अमाउंट पे करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू थी ₹1,00,000 की और आपने स्टैंडर्ड रेट 16% बनता था, कंसेशनल 4% था। आपको जो ड्यूटी रिलैक्सेशन मिला है वो 12,000 का यहाँ पर मिला है मालिक। ठीक है, तो 1/1/2022 को आपने पुट टू यूज में लगाया, एक्चुअल यूसेज आपने यहां से किया है, और 10 साल की इसकी लाइफ थी, लेकिन ये चला सिर्फ मालिक आपने यहां पर आकर से डिस्कार्ड कर दिया, आपने इसे क्लियरेंस में डाल दिया है, आपने होल लाइफ उसका इस्तेमाल नहीं किया है। यहां पर 10 साल की लाइफ रखी गई है लॉ के मुताबिक, जबकि जीएसटी के अंदर कैपिटल गुड्स की लाइफ को 5 साल डीम किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज दी हुई है, एक तरह से डेप्रिसिएशन परसेंटेज मान के चलिएगा। 4 तरह की परसेंटेज का इस्तेमाल किया गया है, 4%, 3%, 2.5%, 2%। आ रहा हूं भाई साहब, 4%, 3%, 2.5%, 2%। 4% का यूज एक बार हुआ है, 3% का यूज 2 बार हुआ है, 2.5% का यूज 2 बार हुआ है, बाकी टाइम आपकी रही है 2%। मतलब फर्स्ट ईयर में रहेगा 4%, फिर अगले 2 बार रहेगा आपका 3-3, फिर अगले 2 बार रहेगा 2.5-2.5, फिर 5 बार रहेगा आपका 2-2%। ये परसेंटेज पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ है। इसका मतलब अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो एनुअल डेप्रिसिएशन रेट मेरे सामने आ जाएगा, तो 16%, फिर 12-12, फिर 10-10, और फिर अपना 8-8 करके 5 साल तक चलेगा। आप चेक करके देख लीजिए 16 ये आ गया, 24 ये आ गया, 20 ये आ गया, और 40 अपना ये आ गया। 40 और 20 60, 60 70 80 90, और ये 100 अपना यहाँ ऐसे निकल के आ जाता है। तो इसमें आप देखिए कि आपने कितने समय उसे यूज किया, उतना छोड़कर बाकी का आपको रिफंड देना पड़ जाएगा, मतलब पैसा देना पड़ जाएगा। तो 1/1/2022 से लेकर 20 बार है 2023 तक, तो 4 क्वार्टर पहले साल के हो गए और 4 क्वार्टर अगले साल में हो गए। अगले साल में जो चौथा क्वार्टर पूरा नहीं हो रखा है, कुछ दिनों की कमी है, लेकिन पार्ट ऑफ द क्वार्टर को भी हम लोग पूरा क्वार्टर मानकर चलते हैं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो पहले साल में भी ये आ गया 16%, दूसरे का 12%, कुल मिलाकर 28% आपने यूज किया है, बाकी का आपको पे करना पड़ जाएगा। तो 12,000 में से 3360 आपका हुआ, बाकी आपको ब्याज के साथ लौटाना पड़ जाएगा। ब्याज कहां से कहां तक का लगेगा? जब आपने यहां से 1/1/2022 से लेकर यहां तक का ब्याज मालिक इसके ऊपर लगा दिया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टिल, फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट टिल द डेट ऑफ पेमेंट का ब्याज आपको पे करना पड़ जाएगा। ऐसे करके मालिक बोल दिया जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर आकर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। रीडिंग ले लेते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, चीजें और स्ट्रेंथन हो जाती हैं हमारी आकर, या कुछ मिस कर रही हों तो वो भी अपना निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है जी। शॉर्ट टाइटर एंड कमेंसमेंट, तो इनका नाम है दीज रूल्स मे बी कॉल्ड द कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। इसका पहला मुंह हो गया, फर्स्ट मुंह, और दूसरा मुंह यहां पर और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज 2022 के नाम से दिया गया है। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो ये 9 सितंबर को हो गए थे। शुरू में कंफ्यूजन थी कि इनकी एप्लीकेबिलिटी कब से है, क्या नहीं है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चैप्टर सबको करना है, ठीक है जी। आगे बोलते हैं एप्लीकेशन, दीज रूल्स शैल अप्लाई, कहां अप्लाई होंगे, वेयर अ नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ दीज रूल्स। नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि दिस एग्जाम्पशन विल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू फॉलो द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन कस्टम रूल्स 2022, यानी कि दीज रूल्स। और बोलते हैं an importer intends to avail the benefit of any notification and such benefit is dependent upon the use of goods imported covered by that notification, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए, या फिर being put to use for specified end use, यानी कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी आप कर रहे हैं उस पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। एक्ट का मतलब कस्टम एक्ट, कैपिटल गुड्स में जो कैपिटलाइज किए जाते हैं, और कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम मतलब आइस गेट। डेट ऑफ इंपोर्ट का मतलब आपके सेक्शन 47 का क्लियरेंस ऑर्डर। इंफॉर्मेशन जो आपने सौंपी है। जॉबर का मतलब वही दूसरे के गुड्स पे काम करना, लेकिन जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के अंदर आपका ये वर्क नहीं करता है। लिखा है मीन्स एनी ट्रीटमेंट हो, प्रोसेस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो consistent with the notification undertaken by a person on goods belonging to importer except, काम की चीज, except gold jewelry and articles thereof। ओके, jurisdictional custom officer कौन रहे? अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग की शर्त पूरी कर रहे हैं, सर्विस वाली शर्त पूरी कर रहे हैं, तो जुरिसडिक्शन ऑफिसर का मतलब जहां आपका प्रीमिसेस है वो। लेकिन अगर आप थर्ड कैटेगरी में आते हैं, आप स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पोर्ट से सीधा वहीं पहुंचा दें, तो वैसे वाले केस के अंदर आपका प्रीमाइसेस तो रोल में आएगा ही नहीं। तो ऐसे वाले केस के अंदर तो जो आपके इंपोर्टर का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है, उस एरिया का जो ऑफिसर होगा दैट विल बी योर जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जब कोई नई चीज निकल के सामने आए उसे मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। आउटपुट सर्विस, जो सर्विस आप दे रहे हो लेकिन आफ्टर सेल सर्विस उसमें कवर नहीं है, क्योंकि कोई नई चीज नहीं होती, पुरानी को ही रिपेयर करना होता है। स्पेसिफाइड एंड यूज का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को सप्लाई करना, ट्रेड करना। इंपोर्टर टू गिव वन टाइम प्रायर इंफॉर्मेशन, जो हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे के आ रहे थे ना, सारी डिटेल देकर आ रहे थे, क्या क्या थी, नाम, पता, गुड्स प्रोड्यूस्ड, इंपोर्ट कर रहे हो, क्या दे रहे हो, आउटपुट सर्विस क्या है, आपका प्रीमिसेस कहाँ है, या अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका वो सामने वाला बंदा कौन है, जॉब वर्कर कौन है, इंटर यूनिट कौन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी होती है। उसके बाद आपका ये IIN जनरेट कर दिया जाएगा। बॉन्ड आप एग्जीक्यूट करके चलेंगे। बॉन्ड में अगर आपने ड्यूटी रिलैक्सेशन की बात करी है तो ड्यूटी के, डिफरेंशियल ड्यूटी के बराबर का बॉन्ड जाएगा। इन ऑल अदर केस, ऑल अदर केस का मतलब हो गया जहां पर प्रोहिबिशन से रिलैक्सेशन आप पा रहे हो, उस केस के अंदर असेसेबल वैल्यू के बराबर का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। भाई साहब, जो एनालिसिस पार्ट है वो अपने आप में कंप्लीट है। ये थ्योरी तो मैं आपको रीड कर रहा हूं बस मन की तसल्ली के लिए, मैंने 4 बार रीड कर लिया, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। उसके बाद में प्रोसीजर टू बी फॉलोड, क्या करना होगा, आपने इंफॉर्मेशन दे दी। अब चलिए पोर्ट पर चलते हैं, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। बिल ऑफ एंट्री के अंदर आपकी IIN और बॉन्ड की डिटेल्स भी आप दोगे, ताकि वो क्रॉस चेक कर सके और पता लग सके कि यस यू आर द पर्सन हु हैव गिवन द प्रायर इंफॉर्मेशन एंड योर IIN हैज बीन जनरेटेड एंड यू हैव आल्सो गिवन योर बॉन्ड। तो वो सबसे अलग हो जाता है। फिर उसको देखकर वो आपका सारा का सारा यहां पर वो अलाउ करके चलेगा, बेनिफिट आपको दे देगा, चाहे आप प्रोहिबिशन का रिलैक्सेशन मांग रहे हैं या फिर आप ड्यूटी की रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, एज द केस में भी। इंपोर्टर को रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड से ही रिटर्न बनती है और उसकी रिकॉर्ड की झलक होती है आपकी रिटर्न वैसे करके। क्या भाई, कितनी आई, इंपोर्टर शैल मेंटेन एन अकाउंट, कितनी आई, कितनी वैल्यू थी, क्वांटिटी, डेट, रिसीट क्या थी, मतलब जितना भी, कितना जॉब वर्कर को भेज दिया, कितना लौट के आया, कितना एक्सपोर्ट कर दिया, कितना स्टॉक में बचा हुआ, एसटेसी है ना, वो सारा बताना पड़ेगा। एक बात और बोली यहां पे, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ नॉन रिसीट या शॉर्ट रिसीट, तो आप इमीडिएटली सूचित कर दीजिए IGCR 2 के अंदर। सारी बात आपकी हो चुकी है। मंथली स्टेटमेंट IGCR 3 के अंदर 10 तारीख तक आप यहां पर देकर चलेंगे। एक छोटी सी बात और जो मैंने वहां पे शामिल नहीं करी थी, प्रोवाइडेड दैट द इंपोर्टर में सबमिट द डिटेल ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इन फॉर्म IGCR 3A at any point of time for immediate recredit of the bond which shall become पार्ट ऑफ मंथली स्टेटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। एक बार फिर से पढ़िए और बताइए इसका मतलब क्या है। मैं आपको बताता हूं, देखो आपने बॉन्ड दिया था यहां पर 12,000 का, ठीक है, फिर आपने इंपोर्ट कर लिया और यहां से आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू थी वो डेबिट कर दी जाती है -12,000। इस समय आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा,
आपने अपना फर्स्ट मंथ आया और फर्स्ट मंथ में आपने 20% स्पेसिफाइड यूज कर लिया। आपने इसके संबंध में रिटर्न यानी स्टेटमेंट जो था वो भी दे दिया IGCR 3 के अंदर। तो 20% का मतलब 2400 रुपये। 2400 रुपये आपके यहाँ पर रिक्रेडिट कर दिए जाएंगे, तो प्लस हो गया ये आपका 2400 रुपये। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट मंथ चल रहा था, नेक्स्ट मंथ गोइंग ऑन था, लेकिन अभी रिटर्न की डेट नहीं आई थी, इन बिटवीन थे, इन बिटवीन थे और आपका लगभग 10% काम हो चुका था, लेकिन अभी IGCR भरने का समय नहीं आया था। 10% का मतलब यह हो जाता है कि भाई 12,000 का 10% यानी कि 1,200 रुपए आपके खाते में रिक्रेडिट और हो जाएंगे। अब आप ये ड्रीम लेके चल रहे हो कि यार आपका प्रैक्टिकली काम 1,200 रुपए का और हो गया है, तो आपका इमेजिनेटरी अगर हम देखें तो 36 रुपए का रिक्रेडिट है, लेकिन ये होगा तब ब्लू वाला पोर्शन जब आप IGCR 3 वहां पर सबमिट कर दोगे। अब ऐसे में आपको कुछ गुड्स इन बिटवीन इंपोर्ट करना था, जिस पर 3600 रुपए का कंसेशन बनता था या 3,000 का कंसेशन बनता था, लेकिन आपके बॉन्ड की वैल्यू एज ऑफ नाउ इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड 24 रुपए का क्रेडिट आपका पड़ा हुआ था बस, लेकिन आपको 3,000 3600 क्रेडिट चाहिए था। तो कहते हैं कि भाई आपका जो IGCR 3 का समय वो तो आगे करके है, तो इस केस में आप अपना भले ही IGCR 3 का समय नहीं आया है तो IGCR 3A भर दीजिए। एक तरीके से ही आपका प्रोविजनल स्टेटमेंट आपका चला जाएगा। जितना काम हो गया इमीडिएट भर दीजिए आप इसमें, जिससे कि आपका ये 1,200 रुपये वहां पर क्रेडिट हो जाएगा और आप 3600 रुपये का कंसेशन वाला गुड्स अपने यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? फिर से पढ़ के देखो। प्रोवाइडेड दैट द इंपोर्टर में सबमिट द डिटेल ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड इन IGCR 3A at any point of time for immediate recredit of the bond which shall become part of the monthly statement of the subsequent month। ये आपके अगले महीने के उसमें जाने वाला है, तो आप इन बिटवीन दे सकते हो सो दैट योर बॉन्ड की वैल्यू इमीडिएट रिक्रेडिट हो जाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अब ये है आपकी, यहां पर हवा लगाने की बात कर रहे हैं, ये है हवा नंबर 1, रूल नंबर 7, रूल नंबर 8, ये आ गया आपका हवा नंबर 2। गुड्स को बाहर की हवा लगने वाली है और ये लगेगी हवा नंबर 2 यहां पर आकर, और ये है आपकी तीसरी यहां पर लगेगी हवा नंबर 3 आकर। ठीक है। तो जब हवा नंबर 1 लग रही है तो क्या जॉब वर्कर के पास में जा रहा है, तो मेंटेन करने पड़ेंगे आपको रिकॉर्ड। आप अपने गुड्स को आगे भेजोगे। द इंपोर्टर शेल सेंड द गुड्स टू द प्रीमिसेस ऑफ द जॉब वर्कर अंडर एन इनवॉइस और वेयर एप्लीकेबल थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक ई बिल। मैंने ये बोला था कि यहां पर इनवॉइस की जगह डिलीवरी चालान होना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग द गुड्स। आप बेच नहीं रहे हो, आप भेज रहे हो। मैक्सिमम पीरियड ऑफ जॉब वर्क कुछ 6 महीने का समय आपको यहां पर दिया गया है। अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो जॉब वर्क को कुछ नहीं होगा, जो लट पड़ेगा वो आपकी कमर पे यहां पे पड़ जाएगा। जो पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस वगैरह जो भी है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, जहां पर आपको अप टू ₹2 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है इंपोर्टर के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का गुनेगार वो है, गवर्नमेंट ने बेनिफिट उसको दिया है। जॉब वर्कर को भी सारा रिकॉर्ड वगैरह सब मेंटेन करना पड़ेगा, समय पर दिखाना पड़ जाएगा। हवा नंबर 2 ये है कि आप अपनी इंटरनेट में लेके जा रहे हैं, तो वहां भी लगभग सेम प्रोसीजर है। आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे, इनवॉइस या ई बिल के तहत आगे माल भेजोगे। यहां पर भी डिलीवरी चलान होना चाहिए था, मेंटेन किए जाएंगे रिकॉर्ड, प्रोड्यूस करोगे, लगभग बिल्कुल सेम का सेम जैसे हवा नंबर 1 में था वैसे ही यहां पर है, क्योंकि यहां पर गुड्स लौट कर आता है। ये हवा नंबर 3 है, यहां थोड़ा सा अलग किया गया है। मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड, इंपोर्टर शैल मेंटेन रिकॉर्ड होकर के चलेगा। सेंड द गुड्स टू इंपोर्टर, आगे भेजेगा। इनवॉइस यहां ठीक है, क्योंकि गुड्स इस बार लौट के आने वाला नहीं है। इन केस ऑफ सप्लाई फॉर रिप्लेनिशमेंट और एक्सपोर्ट अगेंस्ट सप्लाई, द एंड यूज रेसिपिएंट शेल मेंटेन करेगा। एंड यूज वाला सामने वाला व्यक्ति, जो रेसिपिएंट आदमी है ना, जो एक्चुअल रेसिपिएंट हो रहा है, मैंने इंपोर्ट किया, सामने वाले को बोल रहे हैं, वो सामने वाला बंदा रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेगा, कितना उसे मिला, कितना मैन्युफैक्चरिंग लगा, क्या किया, कैसे किया, अकाउंट डिटेल प्रोड्यूस करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, डेटा शेयर करेगा। डेटा शेयर करेगा, प्रोड्यूस द रेलिवेंट डिटेल टू द इंपोर्टर, मुझे सामने वाला बंदा और मुझे डिटेल यहां पर शेयर करके चलेगा, ताकि मैं ये सिद्ध कर सकूं कि साहब जिस बेस पर मैंने आपसे एग्जम्पशन ली थी, रिलैक्सेशन लिया था कि भाई सामने वाले को मैं दे रहा हूं, उसे आगे एक्सपोर्ट करके चलेगा, तो उसने एक्सपोर्ट कर दिया है। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था।
उसके बाद में 10वां आता है री एक्सपोर्ट और क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर डिफेक्टिव वगैरह। डिफेक्टिव वगैरह है, अनयूटिलाइज्ड है, तो भैया या तो 6 महीने प्लस 3 महीने का समय दिया गया है, या तो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर रखा होगा, वरना 6 महीने और एक्सटेंशन के बाद वो 3 महीने तक की बात की जा सकती है। री एक्सपोर्ट कर दिया तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन कर दिया है तो फिर वैसे में आपको डिफरेंशियल ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ जाएगा। कैपिटल गुड्स के लिए परसेंटेज आपकी यहां पर दे रखी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में करके दिखाया। पार्ट ऑफ द क्वार्टर को फुल क्वार्टर कंसिडर किया जाएगा। यूसेज पीरियड देखेंगे, डेट ऑफ जिस दिन पुट टू यूज किया है वहां से लेकर आपके लाइक जब भी आपने डिस्कार्ड किया वहां तक का वो काउंट किया जाएगा। एंड उसके बाद इंपोर्टर शैल हैव द ऑप्शन टू वॉलंटरी पेमेंट। ऐसा नहीं, देखिए आप जब आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो आप वॉलंटरी पेमेंट कर दीजिए कि साहब ये मेरा बनता है, ब्याज का तो मैंने पे कर दिया। नहीं पे करोगे तो आपकी बैंक जो गारंटी थी उसको इन कैश वो एक्चुअल में करा लेंगे। रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, तो ऑब्वियसली बात होगा कि जब डिस्ट्रॉय वगैरह कर दिया जाएगा तो जो बॉन्ड वैल्यू है वो आपकी फुली या प्रोपोर्शनेटली रिकवर कर लिया जाएगा। और प्रोहिबिशन वाला गुड्स था तो जो असेसेबल वैल्यू के बराबर का बॉन्ड था उतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। पे नहीं किया है तो फिर आपके बॉन्ड की जो बैंक गारंटी थी उसको यहां पर आकर इन कैश करवा लेंगे। अगर कोई भी चीटिंग वगैरह का प्रॉब्लम हुई तो सेक्शन नंबर 158(2) क्लॉज 2 के अंदर जो अमाउंट दे रखा है पेनल्टी का, जो कि वहां पर मैंने जाकर देखा तो वो 2 लाख रुपए तक का है, तो वो आपको पेनल्टी यहां पे लगा दी जाएगी। और पहले ये रूल्स का नाम था 1996, अभी है 2016, फिर हुआ 2017 और अभी ये है 2022। इसका मतलब क्या है मैं बताना चाहता हूं। देखिए मान के चलिए इन द ईयर ऑफ 2017, ठीक है, वहां पर एक आपको कंसेशनल रेट के लिए एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इशू की जाती है, तो उसमें रेफरेंस आ रहा होगा कस्टम रूल्स 2017 का, है ना, उसमें रेफरेंस आ रहा होगा कस्टम रूल 2017 नोटिफिकेशन के अंदर। ऐसी अलग अलग टाइम पर अलग अलग नोटिफिकेशन इशू की गई, तो उस टाइम पर जौन से रूल इफेक्टिव थे उस रूल्स का रेफरेंस वहां पर दे रखा है। आज सेट ऑफ रूल्स आ गया है अपना 2022 करके है। तो मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि हर एक उस नोटिफिकेशन में जाकर हर जगह 2022 करके आए, या फिर एक रूल में प्रोविजन डाल दें कि भैया मेरी बात सुनो, अगर किसी पुरानी नोटिफिकेशन में कस्टम रूल 2016 का रेफरेंस है या 2017 का रेफरेंस है या 1996 का रेफरेंस है, उन सभी को ऐसे पढ़ा जाएगा जैसे कि वो कस्टम रूल 2022 वहां पे लिखा हुआ है। वो वाली क्लैरिफिकेशन आपकी यहां पर दे दी गई है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी और यहां पर आकर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अमेंडमेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये कोई बेसिकली अमेंडमेंट नहीं है, नो अमेंडमेंट बेसिकली एट ऑल। लिखा क्या सर जी, ये कुछ नहीं लिखा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मई 23 के लिए वही लगेगी जो आपकी 2015-2020 चल रही है। और ये तो पुरानी बात है, जैसे पहले था आज भी वैसे ही है कि एग्जम्पशन फ्रॉम IGST कॉम्पनसेशन सेस एक्सटेंडेड फॉर फ्यूचर, मतलब अनलिमिटेड समय के लिए। पहले टुकड़ों में दे रहे थे कि 2021 के लिए एग्जाम्प्ट रहेगा, 2022 के लिए रहेगा, टुकड़ों में पढ़ते थे। अब कहते हैं नहीं भाई फाइनली एग्जाम्प्ट है, टुकड़े की बात नहीं कर रहे। Exemption from IGST and compensation cess extended for future in case of import under advance authorization EPCG। अगर आप इन स्कीम के तहत इंपोर्ट करते हैं तो IGST और कॉम्पनसेशन सेस पहले भी एग्जाम्प्ट था, आज भी है और आगे भी एग्जाम्प्ट रहेगा। तो प्रैक्टिकली यहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो यहां पर आकर आपकी CA फाइनल की ऑल अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाती है मेरे बच्चा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय है और टाटा है और ढेर सारा लव यू है मेरे बच्चा। बाय। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बरसती रहे। अमेंडमेंट्स को अच्छे से करके जाइएगा और मैं समय समय पर आपके लिए और नई नई चीजें लेता आऊंगा। ठीक है, बाय बाय।